हेलो फ्रेंड्स, आज से हम साइंस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, साइंस के 3 पोर्शंस होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी में कोशिश करूँगी मैं चैप्टर वाइज आपको पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करा दूँ। जैसे आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कोशिका सेल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो जो सेल नाम है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कोशिका की खोज कैसे की? ठीक है, क्वेश्चन सी होता है कि कोशिका की खोज कैसे की। जैसे कि एक विस्की की बोतल होती है, उसके ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है और लकड़ी के टुकड़े को इन्होंने जूम करके देखा अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप्स के द्वारा। जब इसको जूम किया तो उन्होंने पाया कि इसके ऊपर छोटी छोटी सी ऐसे जाली सी बनी हुई है और इन जाली सी बनी हुई डब्बों को इन्होंने कोशा नाम दिया। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में मैंने दिखाया भी हुआ है। चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका एक अर्थ है एक छोटा कमरा। छोटा कमरा इन्हीं को बोला गया है जो ये छोटे छोटे दिखाई दिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने कोशा भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द प्रयोग किया। तो इन्होंने कोशा शब्द का प्रयोग किया। कोशा के बाद जो नाम पड़ा वो सैला पड़ा, तो सैला के बाद नाम पड़ा सेल। तो इस टाइप से हम ये नाम पड़ा सेल। तो उसके बाद है एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने, और जो रॉबर्ट हुक ने ना डेड सेल की खोज करी थी। ठीक है, डेड सेल। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए एंटोनी ल्यूवेनहोक। इन्होंने जीवित कोशा का सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो जीवित कोशा जो सेल है, जीवित सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में। इन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज की वो एक बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। इन्होंने स्पर्म की खोज भी की। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि स्पर्म की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। और बैक्टीरिया की खोज भी किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो और जो एक है कि जो इन्होंने अध्ययन किया था जीवित कोशिका का, वो कहाँ देखा गया था? तो जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यह है सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल कैसे अलग? एक होती है जंतु कोशिका और एक होता है वनस्पति कोशिका। तो जो सेंट्रियोल होता है ये हमारा अलग एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल होता कैसा है? देखो मैं दिखा देती हूँ। सेंट्रियोल इस टाइप का होता है, ये बेलनाकार आकृति का इस टाइप से होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कोशिका जीव विज्ञान में तारक केंद्र, हिंदी में बोलते हैं इसको तारक केंद्र और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल, एक बेलनाकार कोशिकांग है जो मुख्यतः ट्यूबोब्लिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कौन से प्रोटीन से बना होता है? ट्यूबोब्लिन नामक प्रोटीन से बना होता है। और अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तारक केंद्रक मौजूद होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं ना 2 टाइप की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? यूकैरियोटिक है, जैसे अपने से याद करने का तरीका बता देती हूँ इसका। यूकैरियोटिक जैसे हम है, यू मतलब तुम, जैसे हम जैसे बंदे हैं यू, तो उनमें ना यूकैरियोटिक कोशिकाएं रहती है। यूकैरियोटिक में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाएं सब सारे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते। और एक मेन डिफरेंस इसमें कहता है प्रोकैरियोटिक में ना केंद्रक नहीं होता और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। इसमें तो केंद्रक नहीं होता और इसमें केंद्रक होता है। इसमें होता भी है तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, विकसित नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता क्या है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा अगर राइबोसोम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइबोसोम्स है ना जो प्रोटीन का संश्लेषण प्रोटीन ही बनाता है। अब राइबोसोम के बारे में कुछ जान लेते हैं। राइबोसोम होता क्या है, कैसा दिखाई देता है? ये ना ऐसे 2 टाइप्स के होते हैं राइबोसोम्स, और ये ना अंतःस्रावी जालिका में पाया जाता है।
आगे दिखा देती हूँ मैं इसका थोड़ा सा। जैसे राइबोसोम सूक्ष्म गुलिकाओं के रूप में प्राप्त इन संरचनाओं को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनकी रचना 50% प्रोटीन और 50% RNA, तो 50% प्रोटीन और 50% RNA द्वारा हुई होती है। ये विशेष अंतः द्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये बताया था जो मैंने। और ये जो अंतः द्रव्य जालिका होती है ये भी दो टाइप की होती हैं, SER और एक होता है RER, स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम और एक रफ एंडोक्राइन रेटिकुलम। तो इस टाइप से होता है, ये दो टाइप्स के। तो आगे, तो जो ये राइबोसोम्स हैं ये ना, इसमें जो स्मूथ वाली है इस पे नहीं पाए जाते और रफ वाली पे ही पाए जाते हैं। जैसे दाने दाने से हो जाते हैं किसी के, तो हम हाथ देखो वो खुरदरी सी बन जाती है, तो ऐसे याद रखना कि दाने दाने हो जाएंगे तो वो खुरदरी बन जाए। तो RER के ऊपर ये पाए जाते हैं और SER के ऊपर ये नहीं पाए जाते। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? राइबोसोम आंसर राइट भी होता है और RER राइट भी, क्योंकि रफ एंडोक्राइन रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, तो जैसे दिखा देती राइबोसोम्स इस तरह की होते हैं। जो ये वाली चीज़ है ये तो है रफ एंडोक्राइन रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और जो ये इसके ऊपर छोटे दाने दाने से हैं ये है राइबोसोम। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? सॉरी ये डे लिखा हुआ है, कर बंद कर दे आएगा यहाँ पर। तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका राइट आंसर है, देखिए आप, ये ऑप्शन है इसमें, जैसे राइट आंसर है इसका भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जैसे ATP ऊर्जा बनती है उसमें 36 ATP ऊर्जा। और ATP को ना हम कोशिका की मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कई बार कि कोशिका की मुद्रा किसको बोलते हैं? ATP को बोलते हैं। तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। जीवाणु व नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप व जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकाओं को सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। और ये सिर्फ बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को छोड़कर। ठीक है। उसके बाद है कोशिका के अंदर सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देखने पे ये गोल और लंबे और अंडाकार दिखाई देते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना ये बहुत सारी संख्या में होते हैं, जैसे लगभग 1600 अराउंड 1000 ऐसे मिलेंगे। तो काफ़ी कोशिकाओं में ये कम भी होते हैं, काफ़ी कोशिकाओं में ये ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज डिस्कवरी किसने करी थी? तो कोलिकर द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी और कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा गया था ये सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया था वो बेंडा ने दिया था। इसके भी काफ़ी साइंटिस्ट हुए हैं, वो मैं आगे भी लिखा हुआ मैं याद करा दूंगी आपको। अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया तो C बेंडा ने दिया था। ठीक है। आगे फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फीला नाम दिया। तो फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? फीला, अपने ही नाम पर इसने नाम दिया फीला। ठीक है। उसके बाद है अल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया। तो अल्टमैन ने क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। तो इसे कोशिकांग माना। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया रिकेटेसिया बैक्टीरिया के समान होता है। रिकेटेसिया एक टाइप का बैक्टीरिया है, उसके समान होता है बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद है, जैसे मैंने बताया आमतौर पर कोशिका में संख्या कितनी होती है? 1000 से 1600। ठीक है। और उसके बाद जैसे माइक्रोक्रैस्टेरियस हरित शैवाल, तो और स्पोरोजोइट की कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ठीक है, माइक्रोस्केटेरी हरित शैवाल और स्पोरोजोइट की कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और काओस अमीबा और प्लेमिक्सा, इनमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है। काओस और प्लेमिक्सा इनमें कितने होते हैं? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जंतु कोशिका में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बजाय पादप कोशिका के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप का होता है, इस टाइप से बने होते हैं इसके अंदर। और इसके ना ये पार्ट्स एक बार पढ़ लेना, अब एडवांस साइंस के क्वेश्चंस आने लगे हैं तो एक बार इनको सिर्फ एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या इनके पार्ट, जैसे मैट्रिक्स क्वेश्चन आया हुआ है पीछे एग्जाम्स में कि किसका पार्ट है मैट्रिक्स। ठीक है। तो एक बार इनको भी रिवाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। ठीक है। सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। अब देख लेते हैं, ये जो पिक्चर मैंने लगाई है क्लोरोप्लास्ट की है। जो प्लास्टिड है ना रंग देने के काम आते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, इनको भी पढ़ेंगे।
अब पहले पढ़ लेते कि प्लास्टिड नाम किसने दिया, किसने इसकी खोज करी। प्लास्टिड की खोज करी थी, ये शब्द दिया है हैकल ने, तो हैकल ने इसकी डिस्कवरी की है। और शिम्पर ने प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, तो खोज हैकल ने करी है और हैकल के द्वारा इसको नाम, और जो इसको क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया है शिम्पर के द्वारा दिया गया है, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और लवक के प्रकार, हिंदी में लवक बोलते हैं इसको। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है जो, ल्यूकोप्लास्ट आगे भी हम पढ़ लेंगे इसके बारे में, जो ये ना प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में होता है, ये जैसे जड़ों वगैरह में इनमें होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो रंग देने के काम आता है, क्लोरोप्लास्ट जो हरा रंग देता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में जैसे हम गाजर का लाल रंग किसके कारण, कैरेटीन के कारण, तो इस टाइप्स के जो जिनमें होता है वो क्रोमोप्लास्ट हो जाए तो रंगहीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो अभी मैंने बताया कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। और इसके अलावा कहाँ पर होता है, RER, क्योंकि RER के ऊपर ही राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। राइबोसोम की जो खोज की थी वो जॉर्ज पेलाडे ने की थी। ठीक है, उन्होंने खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिला इसकी खोज पर। राइबोसोम का जो नाम दिया था वो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया था। खोज तो की थी जॉर्ज पेलेड ने और इनको नाम दिया रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। ठीक है, 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखना। जो नाम दिया है किसने दिया, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। उसके बाद सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे बड़ा कौन सा था, प्लास्टिड। सबसे छोटा कौन सा है, राइबोसोम। जो राइबोसोम है राइबोप्रोटीन और mRNA से बना होता है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है 70S और 80S। जो 70S है ना, अब मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो पाया जाता है 70S और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 80S। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेंगे हम। जैसे कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःद्रव्य जालिका, हरित लविक में, ये सब में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है और हरित प्लास्टिड है जो क्लोरोप्लास्ट, उसमें 70S पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं तो इनके नाम दे दिए, जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में 70S जो 2 टुकड़ों में बना होता है, ये सबसे पहला 50S और 30S, और उसके बाद इस ऐसे होते हैं ये जोड़ों में। तो ऊपर वाला जो छोटा है 30S, जो 50S, ये है 50 और ये है 30S। ठीक है, उसके बाद ऐसे यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम पाया जाता है और ये भी 2 उप इकाइयाँ होती हैं इसकी, 60S और 40S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है पादप कोशिका का, कोशिका भित्ति। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कोशिका झिल्ली, एक कोशिका भित्ति। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे सबसे बाहरली परत कौन सी होती है, कोशिका भित्ति, और अंदर वाली कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली। इनमें डिफरेंस क्या है, सॉरी ये ऐसे बन गया, ये ऐसे है, बता देती हूँ मैं। ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये ऐसे खुली होती है ऐसे। ठीक है, और जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोटेक्टेड होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, कोशिका भित्ति है ना जो प्रोटेक्टेड के काम आती है। अब कोशिका भित्ति जंतुओं में तो नहीं पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। ऐसा ही क्यों, क्योंकि वातावरण के अनुकूल होती है, क्योंकि टेम्परेचर को सहन वगैरह करती से। अब जंतु वगैरह हैं, अगर बारिश वगैरह आ जाए तो वो तो छत के नीचे आ खड़े हो जाएंगे। पेड़ पौधे वगैरह उनको तो छत वगैरह नहीं है, तो इसीलिए कोशिका भित्ति उनको प्रोटेक्ट करती है टेम्परेचर या पर उससे। तो ये डिफरेंस है एक तो। और एक इसमें होता है प्रेमेबल, प्रागम्य बोलते हैं, अर्ध प्रागम्य। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध प्रागम्य होती है, कोशिका झिल्ली अंदर वाली। अर्ध प्रागम्य क्यों, जैसे ये कुछ पार्ट को ही अंदर बाहर आने देती है और सभी पार्ट इसमें बाहर नहीं आ सकते। और जो कोशिका भित्ति होती है ये प्रागम्य होती है, प्रागम्य मतलब कि इससे अगर कोई चीज़ बाहर आ जाए या अंदर आ जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेन डिफरेंस होता है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है और जो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। काफ़ी होती हैं, जैसे कोशिका भित्ति फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, फंगी की काइटिन की बनी होती है, काइटिन। तो ऐसे ही बैक्टीरिया की पैक्टिन की बनी होती है। ऐसे सबकी कोशिका भित्ति अलग अलग टाइप की बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो अभी भी मैंने प्रोटेक्शन कौन प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो ये है घना जाल, कौन सा कहलाता है? अंतः प्रदिवी जालिका, अंतः प्रदिवी जालिका। तो ये अतः जो 2 टाइप की होती हैं बताया था मैंने, SER और RER, ठीक है। तो जो जाली का टाइप होता है, जो मैंने दिखाया भी था पिक्चर में आपको पिछली बार, इस टाइप से जाली सी बनी होती है और इनके ऊपर दाने दाने से होते हैं। ये कौन से वाली थी? RER वाली, ठीक है। ऐसे ही SER वाली होती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं आगे। एंडोप्लाज्म का अर्थ है जीव द्रव्य में और रेटिकुलम का अर्थ है एक प्रकार का जाल या जालिका, ठीक है। उसके आगे हैं जो ये खोज की थी और इसका नामकरण किया था पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अतः प्रदिवी जालिका की खोज की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों का तंत्र, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन किसको कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। और खुरदरी अंतः प्रदिवी जालिका, अब 2 टाइप थे मैंने बताया था, जो RER है और एक SER, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका का खुरदरापन उस पर स्थित राइबोसोम के कारण होता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि राइबोसोम इसके ऊपर ऐसे दाने से होते हैं, ठीक है, इसीलिए। और जो राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। और राइबोसोम किसके ऊपर होते हैं? RER के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। तो राइबोसोम इस पर नहीं पाए जाते। और SER कोशिका झिल्ली के लिपिड का संश्लेषण करता है, तो ये फैट का संश्लेषण करता है और वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जो SER पर एक्सकोर्बिक एसिड, विटामिन C का संश्लेषित किया जाता है। और ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम ऑक्सीजेनिक की सहायता से SER अविषाणु पदार्थ की विषालुता को कम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब जो हमारे अंदर बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं उनसे बचाने का काम हमारा कौन करता है? SER, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण अभी भी बताया कि कहाँ पर होता है? राइबोसोम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ये है पादप में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है, रितिकाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर। दो माइटोकॉन्ड्रिया है जो ना, हम जैसे हमारी कोशिका के कोशिकांग बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा कोशिकांग बनता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले कौन सा कोशिकांग बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक क्वेश्चन इससे आता है DNA होता है, जो DNA कहाँ पर पाया जाता है? एक तो सेंटर केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। 2 जगह पाया जाता है DNA, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक केंद्रक में। जो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है वो केवल माता का होता है, फीमेल का। जो केंद्रक में DNA होता है वो फीमेल प्लस मैन, मतलब कि पुरुष का भी और महिला का भी, दोनों का माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में पाया, DNA केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में। तो मैंने बताया ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में काम करते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में, ठीक है, जड़ों में। तो जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इनको देख लेते हैं। एक है एमाइलोप्लास्ट और एक है एपियोप्लास्ट। तो एमाइयोप्लास्ट है जो स्टार्च का भंडारण है, और एलाइयोप्लास्ट है जो वसा का संग्रहण करता है, ठीक है। और थर्ड टाइप है इसका एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन का भंडारण है, ठीक है। और जो जैसे कि जैसे ही हरी मिर्च का क्रोमोप्लास्ट में बदलने पर मिर्च का लाल रंग हो जाता है। तो जो ये आपस में बदलते भी रहते हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था, ठीक है। ऐसे ही मिर्च का जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है तो मिर्च का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल और बीजों में जो रंग प्रदान करता है वो कौन सा करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ये रंगीन होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। और चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन लवक के कारण। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं क्रोमोप्लास्ट से। नेक्स्ट है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम के बारे में कुछ बता देती हूँ। लाइसोसोम ना एक आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? इसके अंदर एक एंजाइम्स होता है जिसका pH
4.5 होता है और ये काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे ही ये फट जाता है तो पूरी कोशिका हमारी नष्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसके बारे में है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने करी थी। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। और एलेक्स नेवियोकोफ ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका में लाइसोसोम को देखा और इसे लाइसोसोम नाम दिया। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो खोज की थी डी डुबे ने करी थी और जो नाम दिया था एलेक्स नोविकोफ ने दिया था। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेज। इसके एक और नाम है, वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। हाइड्रोलेज एंजाइम, जिसका pH मान होता है 4.5, खतरनाक होता है काफ़ी। और जो इसके बाद है इसका एंडोक्राइन रेटिकुलम के द्वारा जो लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं वो बनते कहाँ पर हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पर बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जो इसकी झिल्ली होती है लाइसोसोम की चारों तरफ की, वो कहाँ बनती है? गोल्जिकाए में। गोल्जिकाए के बारे में भी, जैसे गोल्जिकाए क्या होता है? गोल्जिकाए ना पैकिंग का काम करता है। जैसे किसी दूसरी कोशिका को प्रोटीन की जरूरत है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन के साथ कोशिका में और बाकी चीज़ भी होगी, तो वो सारी चीज़ों को तो नहीं भेज सकते। तो गोल्जिकाए क्या करता है? पैकिंग कर देता है प्रोटीन की, केवल प्रोटीन ही दूसरी कोशिका में जा सकता है, तो वो इस टाइप का गोल्जिकाए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के भी टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं लाइसोसोम के। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेजिड्यूल बॉडी और ऑटोफेगोसोम्स। ठीक है, और जो लाइसोसोम से संबंधित डिजीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। ये एडवांस है, जो क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। डिजीज़ हैं गूचर रोग, पोम्पेस रोग, टेसेक रोग। ठीक है, 3 टाइप्स के रोग हैं इसके। और कोशिका की आत्महत्या की थैली अभी मैंने बताया ही अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को खुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो वही एंजाइम जो मैं ऊपर बता रही थी, एक तो लाइपेस बोलते हैं, हाइड्रोलाइपेस, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% जल होता है कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो यह किसने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने थे? ये 2 वैज्ञानिक थे, एक तो स्लाइडेन और एक स्वान। ठीक है, इनके बारे में बताती हूँ। जो स्लाइडन था ये तो वनस्पति शास्त्री था। ठीक है, वनस्पति शास्त्री था। और जो हमारा जो स्वान था ये हमारा जंतु वाला था। ठीक है, जंतु शास्त्री। तो इन्होंने अलग अलग बताया। इसने भी ऐसे बताया कि सभी पादप कोशिकाएं हैं जो कोशिका से बनी होती है। इन्होंने बताया कि सभी जंतु कोशिकाएं हैं जो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने सिद्धांत दिए। ऐसे ही एक साइंटिस्ट हो जाएंगे, इसमें जैसे पढ़ लेते हैं। यही बताया मैंने, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में बताया इन्होंने। एक साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि ओमिनस सेलुला इन सेलुला, इसका मतलब क्या होता है? ओमिनस सेलुला इन सेलुला मतलब कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इसका मतलब ये है। ये किस साइंटिस्ट ने बोला था? ये विर्चो ने। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही है, कोशिका विभाजित। ठीक है, जो इन्होंने विर्चो ने क्या करा, स्लाइडन स्वान की सिद्धांत को बदलाव करना है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। तो मॉडर्न सेल ऑफ थ्योरी किसने दी थी? विर्चो ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो मेन डिफरेंस यही होता है कोशिका भित्ति का, कि कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये पादपों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जिकाएं का मुख्य कार्य। तो अभी मैंने बताया था गोल्जिकाएं का मुख्य कार्य पैकिंग का होता है। तो स्त्रावित मतलब देने वाला, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करता है गोल्जिकाएं करता है। ठीक है, मेन काम इसका यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसको पहली बार तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास कैमिलो गोल्जी नाम का वैज्ञानिक है, उन्होंने इसको देखा था। उनके नाम पर इस संरचना का नाम गोल्जिकाए नाम पड़ा। और गोल्जिकाए को बेकर की बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, बेकर की बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो गोल्जिकाए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। पीछे हमने पढ़ा था जो एंजाइम का निर्माण है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और जो उसकी झिल्ली का निर्माण है, लाइसोसोम की बात कर रही हूँ मैं, और उसकी झिल्ली का निर्माण कौन करता है? गोल्जिकाए करता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है गोल्जिकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? अब डीएनए के बारे में मैंने बताया था, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक केंद्रक। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में 2 ही बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोग्रेमत सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोगैमेल्ड सेल डेथ इसको कौन नियंत्रित करता है? तो ये है इसका राइट आंसर एजिंग। ठीक है, एजिंग राइट आंसर है। जो कोशिका व आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है इसका? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का, तो वो क्या कहलाता है? एजिंग। ठीक है, तो यहाँ हम अपना 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस 2 वीडियो में हमारा कोशिका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल करा दूँगी मैं उसको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।